नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, निकाय चुनाव के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है और लगातार यूपी में घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया में जनसभा को संबोधित किया है। क्या कुछ कहा है, क्या कुछ शब्द बाण छोड़े हैं, वो आपको सुनाएंगे। सुनिए। महाराजगंज जनपद के अंदर ही अगर मैं देखो तो महाराजगंज जनपद के अंदर बहुत शीघ्र आपको मेडिकल कॉलेज की सुविधा भी प्राप्त होने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना में केवल नगरीय क्षेत्र में 23,700 से अधिक गरीबों को एक एक आवास मिल गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 4,700 से अधिक ठेला, खोमचा और छोटे व्यापारियों को ब्याज मुक्त ऋण मिला है। निराश्रित महिला पेंशन 39,240, दिव्यांगजन पेंशन 15,135, वृद्धावस्था पेंशन 1,16,765। इन सभी लोगों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ डबल इंजन की सरकार दे रही है। और भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत योजना में 9,65,974 गोल्डन कार्ड भी आपके महाराजगंज में उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। हम लोगों ने कुशीनगर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, केवल शहर की बात कर रहा हूं, गांव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल शहरी क्षेत्र में 32,775 गरीबों को एक एक आवास दिया है। और जितनी नगर पंचायतें बनी है ना, जितने गरीब होंगे उनके नाम सूची में होंगे, नहीं होंगे, उनके पास अगर जमीन का कोई टुकड़ा है या पुराना जर्जर मकान भी है तो भी उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ हम लोग जोड़ रहे हैं। पीएम स्वनिधि योजना में 7,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर को बैंकों के साथ जोड़ करके ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। कुशीनगर जिले में 34,540 निराश्रित महिलाओं को, 16,841 दिव्यांगजनों को, 1,72,584 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। सपा बसपा का फेड इंजन प्रदूषण पैदा करता है, भ्रष्टाचार का प्रदूषण, राजनीति के अपराधीकरण का प्रदूषण, विकास की योजनाओं में बंदरबांट का प्रदूषण, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती का प्रदूषण। लेकिन आज विकास का एक एक पाई हर गरीब तक पहुंच रही है। अकेले शहरी क्षेत्र में, देवरिया जनपद में, शहरी नगरीय क्षेत्रों में 22,700 से अधिक गरीबों के लिए एक एक आवास बना है। 7,800 से अधिक स्ट्रीट वेंडर, याद करिए 17 के पहले व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी और यहां 7,800 से अधिक स्ट्रीट वेंडर को, पटरी व्यवसायियों को बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवा दिया गया है। देवरिया जिले में 44,105 निराश्रित महिलाओं को, 19,563 दिव्यांगजनों को, 94,552 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दी जा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी भी पहुंचे हुए थे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान पिछले 9 सालों में काशी के विकास को लेकर चर्चा की। सीएम योगी का यह दौरा अहम माना जा रहा है क्योंकि सीएम योगी निकाय चुनाव के रण में मोर्चा संभाले हुए हैं। वाराणसी निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत को पक्की करने के लिए बीजेपी और सीएम योगी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए बीजेपी पूरे दमखम के साथ वाराणसी में चुनाव प्रचार करने में जुटी हुई है। रायबरेली में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सपा और कांग्रेस प्रत्याशी पर जमकर हमला बोला। दिनेश प्रताप ने कहा कि 2 लोग एक दल से चुनाव लड़ रहे हैं, एक समाजवादी पार्टी के टूटे हुए धड़े से तो दूसरे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं।
भरोसा दिलाता हूं, सौभाग्यशाली हैं रायबरेली के लोग कि आज की तारीख में शालिनी कनौजिया जी के साथ एकजुट होकर के हम लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी एक होकर के शालिनी कनौजिया जी के साथ खड़ी है और सब के सब मेहनत करके परिश्रम करके उनको जिताने में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। वहीं दूसरे दल हैं, दो दल के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों ही एक समाजवादी पार्टी के टूटे हुए धड़े के हैं और एक समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी टूटी और दो धड़े में भिड़ंत हो गई, दो प्रत्याशियों को अपना लिया। एक मंडी सोनकर जी हैं और एक पारस पांडे जी हैं। सम्मानित साथियों, दो प्रत्याशी हैं, लेकिन शालिनी कनौजिया जी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, आदरणीय केशव मौर्य जी की प्रत्याशी हैं, एक अनुशासित पार्टी की प्रत्याशी हैं। नगर पालिका परिषद के दायित्वों का निर्वहन भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के बंधन में बंद करके ही उनको करना होगा। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद बरेली पहुंचे हुए थे, जहां पर पहुंचकर मेयर पद प्रत्याशी उमेश गौतम के कार्यालय का उद्घाटन किया। जितिन प्रसाद ने कहा कि उमेश गौतम हमारे नौजवान प्रत्याशी हैं, उनका कार्यकाल पहले भी रहा है, उन्होंने तमाम विकास कार्य कराए हैं और वह विश्वास से कह सकते हैं कि उनकी बरेली शहर में रिकॉर्ड मत से जीत होगी। उन्होंने कहा कि योगी और मोदी के साथ निकाय की ट्रिपल सरकार बहुत तेजी से विकास बढ़ाने में सहायक है। यहाँ कार्यालय उद्घाटन के लिए हमारे नौजवान प्रत्याशी उमेश गौतम जी, जिनका कार्यकाल पहले भी यहाँ इतने विकास के कार्य किए गए और मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि इस बार रिकॉर्ड बहुमत से इनकी जीत होगी। और जो ट्रिपल इंजन है हमारा, केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का और नगर की सरकार का, इसको और तेजी से आगे बढ़ाते हुए मोदी जी और योगी जी का जो संकल्प है नए भारत के निर्माण का, नया उत्तर प्रदेश जो बन रहा है, तो बरेली एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। यहाँ एयरपोर्ट से लेकर रेल और हाईवे तक की इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया जा रहा है और आगे भी इस शहर को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और जनता का आशीर्वाद मिलेगा और उमेश गौतम जी दोबारा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज रायबरेली पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। साथ ही उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। लोकसभा चुनावों को लेकर कहा कि बीजेपी यूपी में 80 सीटें जीतने में कामयाब होगी। चारों तरफ गिर रहा है। आज हम रायबरेली नगर पालिका भी भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं और यहाँ दीदी के आशीर्वाद से शालिनी कनौजिया जी जीतेंगी और जो विकास का कार्य अधूरा है उसको पूरा करने का काम करेंगे। और यहाँ मुझे विश्वास है कि भारी मतदान होगा और 13 मई को जो मैं एक नारा हटके के लगा रहा हूँ, 13 मई सपा बसपा कांग्रेस गई, यह जनता के आशीर्वाद से सफल होगा और भाजपा वोट नहीं, वोट के रूप में कर्ज और कर्ज को विकास करके ब्याज के साथ चुकता करने का काम करेगा। ये प्रदूषण प्रणाली मामले में क्या कहेंगे? साथ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिसमें मुकदमा दर्ज हो जाए तो उसमें विवेचना करने वाली अथॉरिटी होगी, वो विवेचना करती है और उसमें किसी को टिप्पणी करने की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सुल्तानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लंबुआ नगर पंचायत और सुल्तानपुर नगर पालिका में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। डिप्टी सीएम ने मंच से कहा कि कमल पर वोट, अपराध पर चोट का नारा भी है। वहीं आज गाजीपुर में गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा पर उन्होंने कहा, हम सभी अदालतों में ठीक से पैरवी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कानून के राज को मिटने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के योग्य उम्मीदवार, कर्मठ उम्मीदवार प्रवीण अग्रवाल ऐतिहासिक मतों से जीत रहे हैं, ऐसा भरोसा यहाँ पर उमड़े जन समुदाय के बाद मैं कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और योगी जी का लाइन ऑर्डर जनता सराहना कर रही है। और सुल्तानपुर आने के बाद हमने देखा है हमारे जनप्रिय उम्मीदवार प्रवीण अग्रवाल जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और हमारे सभासद के सभी प्रत्याशी भी जीतेंगे। देखिए, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार प्रदेश में कानून के राज को और मजबूत करेगी। हम सभी अदालतों में ठीक से पैरवी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हर स्थिति में हम कानून के राज को मेंटेन करेंगे। अदालत के फैसला का हम स्वागत करते हैं, अदालत के फैसले का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं।
आखिरकार गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने अंसारी मुख्तार के बाद अब उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी को भी गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार दिया है। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जैसा अंसारी ब्रदर्स ने किया उसका आज उनको फल मिला है। साथ ही संजय निषाद ने कहा कि योगी सरकार ने अपराधियों पर लगाम लगाई है। देखिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, हमारे कबीर दास ने कहा और हमारे हर धर्म शास्त्रों में भी ऐसा लिखा, जो जैसन कर्म वैसन भरे। जैसा उन्होंने किया वैसा न्यायपालिका ने उन्हें सजा दिया। और ये भारत संविधान से चलता और लोकतांत्रिक देश है और संवैधानिक रूप से न्यायपालिका का सम्मान होना चाहिए। न्यायपालिका एविडेंस के आधार पर अगर सजा दी है तो उसका मैं सम्मान करता हूँ। और इस सजा से लोगों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और लोग, पहले की सरकारें थी, न्यायपालिका अलग रहती थी, कार्यपालिका अलग होती थी, पता चला सहयोग नहीं मिलता था, सजा दिलाने में न्यायपालिका को बड़ा लंबा समय लगता था। हम अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को भी धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आज के दिन में इस न्याय दिलाने में न्यायपालिका का सहयोग किया गया, जो जल्दी से न्यायपालिका को निर्णय सुनाने में आसानी हुई। लोगों को इसको देखते हुए अब सुधार करना चाहिए और लोगों को अपने संविधान पर लोगों को आश्रित होना चाहिए, लोकतांत्रिक ढंग से जीने और भारत के संविधान, भारत की संस्कृति को आत्मसात करें और शांति और सौहार्द से देश में, प्रदेश में रहें। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अंसारी ब्रदर्स की सजा को लेकर कहा कि योगी सरकार ने यूपी से माफिया राज को खत्म कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में अब कोई माफिया नहीं है और माफियाओं की यूपी में कोई जगह भी नहीं है। कानून में भरोसा, अतीक हो या मुख्तार, ये यूपी में चलाते थे समानांतर सरकार। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद इन माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का क्रम लगातार जारी है। और आज मुख्तार अंसारी को जिस तरह से सजा हुई है, लोगों का कानून में भरोसा बढ़ा है। वरना ये मुख्तार अंसारी जो पूरे पूर्वांचल में दहशत का पर्याय हुआ करता था, आज मुख्तार अंसारी पर न्यायपालिका का फैसला आया है तो लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है। तमाम मामलों में गवाह गवाही देने से पीछे हट जाते थे, कोर्ट सुनवाई करने से पीछे हट जाती थी, लेकिन ऐसे अपराधियों पर आज मुकम्मल कार्रवाई हो रही है और ये अपना मुकम्मल अंजाम भोगने के लिए आज मजबूर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 100वें मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसको लेकर बीजेपी ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं। इसके लिए आगरा के तमाम वार्डों में तैयारियां कर ली गई हैं। भारतीय जनता पार्टी 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाना चाहती है। इस बाबत केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर बघेल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश का युवा प्रेरणा ले रहा है। कि कल दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने मन की बात शुरू की थी और उसका कल 100वां एपिसोड है। केंद्र सरकार, केंद्रीय पार्टी ने तय किया है कि पूरे हिंदुस्तान के हर बूथ पर एक कम से कम 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री जी की 11 बजे से जो मन की बात शुरू होगी उसको सुनाने का काम किया जाएगा। हमारे लिए थोड़ी विशेष छूट दी गई है कि जिन राज्यों में चुनाव है। तो वहीं आपको बता दें कि वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ब्रजभूषण ने कहा कि पहलवानों का ये धरना प्रदर्शन फर्जी है और जल्द ही इसकी सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी। उन्होंने इसी के साथ अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को साजिश का हिस्सा बताया। ब्रजभूषण शरण ने पहलवानों के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि मैं निर्दोष हूं और जांच का सामना करने के लिए तैयार। उन्होंने कहा, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं। मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूर्ण आस्था और विश्वास है और इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने के सामने कल एफआईआर करने की बात आई है और अभी यद्यप एफआईआर की कॉपी मेरे पास नहीं है, लेकिन एफआईआर हो ही गई होगी और उसमें मुझे कुछ गलत प्रतीत नहीं होता है। और जो जांच एजेंसी वर्तमान समय में दिल्ली पुलिस है,
उस पर भी मुझे पूरा भरोसा है। मुझे किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं है और मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं और इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हूं। जांच एजेंसी जहां भी उचित समझेगी उसकी हर जांच में। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी और हसन रूमी ने आज सपा विधायक इरफान सोलंकी के परिवार के साथ में परिवार आयुक्त कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा और सपा विधायक इरफान सोलंकी के परिवार की सुरक्षा की मांग की है। आपको बता दें, विधायक अमिताभ वाजपेयी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस जमीन को लेकर विवाद खड़ा हुआ है और जिसको लेकर विधायक पर कई आरोप लगे हैं, वहां अज्ञात दबंगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, जबकि कोर्ट में मामला विचाराधीन है। ऐसे में निर्माण कार्य ना हो, इसके लिए भी पुलिस आयुक्त से कहा गया है। साथ ही साथ इरफान सोलंकी का परिवार बिना सुरक्षा के रह रहा है। ऐसे में कोई भी अनहोनी घट सकती है, इसलिए सुरक्षा की मांग भी की गई है। हम लोग पुलिस कमिश्नर से आज मिले हैं। विधायक इरफान सोलंकी के ऊपर जिस प्लॉट को लेकर के आरोप लगे, मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, उस प्लॉट पे कब्जा करने और निर्माण करने का काम चल रहा है। इस सूचना मिली, वहाँ बुलडोजर भी चला, वहाँ बाउंड्री बनाने का प्रयास हो रहा है, जबकि दौरान मुकदमा विवादित संपत्ति पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो उसके मालिकाना हक का कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ, बल्कि मालिकाना हक कागज इरफान सोलंकी के पक्ष में है। तो उन्होंने पुलिस कमिश्नर से मिलकर डिमांड करी कि दौरान मुकदमा उस प्लॉट के स्वरूप परिवर्तन का काम सीआरपीसी की धारा 310 के तहत रोका जाए और उस पर ऐसे कैमरे लगाए जाएं ताकि यदि वहाँ कोई स्वरूप परिवर्तन का प्रयास करे तो वो पकड़ में आ जाए कौन कर रहा है। दूसरी डिमांड हम लोगों ने करी है विधायक इरफान सोलंकी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां भी तेज है। इसके साथ साथ सभी राजनीतिक पार्टियों का पारा सातवें आसमान पर नजर आ रहा है। रामपुर की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी नगरपालिका पद की प्रत्याशी फातिमा जबी के समर्थन में आजम खान ने खजरान खां के कुएं पर पहली जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान आजम खान विपक्षियों पर जमकर गरजे और अपने पुराने अंदाज में आकर बोलते हुए उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, डंडे के जोर पर डंडा कर वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास की बात तुम्हारे बस की नहीं है, तुम क्या विकास कराओगे। लेकिन ये बहुत बड़ा इलेक्शन है। जब पहला चुनाव हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां आजाद हिंदुस्तान में, तो इस डिपार्टमेंट का नाम वो नहीं था जो आज है। आज इसे नगर विकास कहा जाता है, लेकिन ये नगर विकास नहीं था। इस विभाग का नाम था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये खुद में एक हुकूमत है। ये विभाग खुद में एक हुकूमत है। और मैंने एक दिन बहुत लालची होकर फातिमा जबी से ये कहा कि मुझसे गलती हुई, सियासत की शुरुआत मैंने विधायक से की, मुझे जलन होती है आपको चेयरपर्सन देखकर, मेरा जी चाहता है कि ये कुर्सी मेरे पास हो। उत्तरकाशी में कैबिनेट और प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने हरसल विकासखंड भटवाड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने मरीजों की जानकारी से संबंधित रजिस्टर भी जांचते हुए नजर आए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उत्तरकाशी की तस्वीरें। प्रभारी मंत्री ने औचक निरीक्षण किया, मरीजों से संबंधित रजिस्टर भी जांचा और इस दौरान आपने देखा कि किस तरीके से गंगा घाट पर प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे तो प्लास्टिक उठाते हुए भी नजर आए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षित रखने का संदेश भी दिया है।
तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। आगरा में अपर पुलिस आयुक्त ने थाना जगनेर का किया औचक निरीक्षण। अभिलेखों का गहनता से अवलोकन करते हुए उनके रखरखाव का लिया जायजा, दिए जरूरी दिशा निर्देश। कानपुर देहात में दबंगों की अश्लीलता और पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने की कड़ी कार्रवाई। छत पर खड़ी बेटियों से अश्लीलता का पिता ने किया था विरोध। पीड़ित की शिकायत से आक्रोशित दबंगों ने की थी पीड़ित के साथ जमकर मारपीट। बरेली में मस्जिद में नमाज पढ़ाने गए इमाम की मिली लाश, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। थाना देवरनिया क्षेत्र के गांव शाहपुर डांडी का है मामला। प्रयागराज में 1 मई यानी मजदूर दिवस के पहले ही आज पावर हाउस में लोगों को किया गया जागरूक, बताया गया मजदूर दिवस का महत्व। उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों के बीच आगरा विकास प्राधिकरण ने की बड़ी कार्रवाई। बिना मैप के पास हुए बन रहे मकानों पर लगी सील। बांदा में नगर निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का हुआ उद्घाटन। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पहुंचकर दिखाया उत्साह। बाराबंकी में बगीचे की रखवाली कर रहे दबंगों ने नाबालिग लड़की को दी तालिबानी सजा। पहले कुएं में लटकाया, फिर पेड़ से लटका कर पीटा। नाबालिग की हालत गंभीर, पीड़ित के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई। फतेहपुर में बेकाबू बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से जा टकराई। हादसे में एक युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, दूसरा युवक हुआ घायल। घायल को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। थाना थरियाव के सीतापुर के पास की है घटना। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।